Hello and welcome friends to EduPower Academy. I am Sameer Tripathi and today in this video हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस CUET का पेपर जो अभी 2022 में हुआ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल साइंस CUET पेपर, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस और एक रिव्यू करेंगे हम कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या पैटर्न था एग्जामिनेशन का, क्या क्वेश्चन पेपर्स थे, क्या एक जनरल रिमार्क है थ्रू आउट दिस क्वेश्चन जो ये CUET डोमेन का पेपर हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, क्या एक रिमार्क है, एक फाइनल रिमार्क, ऑल दीज थिंग्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो बिफोर स्टार्टिंग अ जनरल रिव्यू हम एक पेपर को पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि अ टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द पेपर. मतलब हर डोमेन में, जैसे आपको 2 डोमेन सिलेक्ट करने हैं मेनली, हर डोमेन में 50 क्वेश्चंस होते हैं. सो पॉलिटिकल साइंस CUET के पेपर में भी 50 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको 40 क्वेश्चंस यू नीडेड टू अटेम्प्ट. मतलब 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बट आपको उसमें से सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 10 क्वेश्चंस यू मे लीव. सो इट इज़ समथिंग बेनिफिशियल. ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है एंड इट कैन बी डिसाइडिंग फैक्टर इन दैट. क्योंकि अगर किसी 10 क्वेश्चन में आप श्योर नहीं हैं तो आप उन 10 क्वेश्चन को छोड़ के जिन 40 क्वेश्चन में आप श्योर हैं आप सिर्फ उनको ही अटैम्प्ट कीजिए. टाइम अलॉटेड फॉर दीज 40 क्वेश्चन इज 45 मिनट्स. सो अल्टीमेटली फॉर सॉल्विंग दीज 40 क्वेश्चन आपके पास 45 मिनट्स का टाइम है. सो ऑन एन एवरेज अगर हम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 5 मिनट्स अगर आप पेपर रीडिंग के लिए निकाल दें तो उसके बाद आपके पास 40 मिनट्स बचते हैं. मीन्स ऑन एन एवरेज यू आर गेटिंग 1 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन. एंड मुझे लगता है कि ये टाइम मोर देन सफिशिएंट है फॉर सॉल्विंग वन क्वेश्चन बिकॉज ईजी क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द NCERT एंड इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर, not more than 1 minute is needed for solving those questions. So it is better कि 45 मिनट्स में से आप 5 मिनट्स पहले एक पेपर को पढ़ लीजिए, एक बार आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि उनमें से 10 क्वेश्चन आपको कौन से छोड़ने हैं फॉर विच यू आर नॉट श्योर. टेक आउट 40 क्वेश्चंस एंड 1 मिनट में एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको सॉल्व करना है. टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, all the questions were directly coming from the NCERT only. बिफोर इस एग्ज़ाम के होने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सवाल थे हमारे अंदर भी कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन बाहर किसी स्टडी मटेरियल से आएंगे, क्या किसी कॉन्टेक्स्ट बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ NCERT से ही क्वेश्चन आएंगे या उसके आगे पीछे से भी कहीं से सवाल पूछे जा सकते हैं. रेफरिंग स्टडी मटेरियल अगर हम कोई सा ले रहे हैं या किसी और बुक से जो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या उसी टॉपिक से रिलेटेड है उसमें से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं. बट आफ्टर दिस पेपर NTA हैज़ मेड वेरी क्लियर वन थिंग दैट क्वेश्चंस विल बी कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द NCERT ओनली. मतलब आपको NCERT के बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे सवाल, हर एक सवाल सीधे NCERT से ही उठाया गया है. नो आउटसाइड क्वेश्चंस वर आस्क्ड. आपको बाहर से किसी भी बुक का रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ NCERT को अपना बेस बनाइए और थ्रू आउट NCERT ही पढ़ते रहिए बिकॉज पूरा पेपर जो है वो सिर्फ NCERT में से ही आ रहा है. मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड विद स्ट्रेट ऑप्शंस. मतलब कि घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछे गए थे. देयर वर डायरेक्ट क्वेश्चंस विद स्ट्रेट ऑप्शंस. मतलब इस तरीके से भी ज़्यादातर नहीं किया गया था कि इनमें से कोई 2 सही है या कोई 3 सही है, ABCD सही है या आप सही बताइए. कि लाइक मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है. आजकल तो खासकर ऐसा हो रहा है कि ट्रिकी क्वेश्चंस पूछा जाते हैं कि 1 2 3 सही है या 1 और 4 सही है, 4 या 1 सही है. बट नथिंग ऑफ सच क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द CUET एग्जामिनेशन. सीधे क्वेश्चन और सीधे आंसर. मतलब आपको स्ट्रेट एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका 1 वर्ड आंसर होगा. मोस्टली 99% ऑफ क्वेश्चंस वर सेम. तो पेपर का जो पैटर्न है वो भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़े. या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-3 आंसर्स एक जैसे या 2-3 सवाल एक जैसे, ऑप्शंस देख के आप ऑप्शंस जो सवाल है उसके ऑप्शंस देखकर कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं. बट इन दिस पेपर ऑल द क्वेश्चंस वर स्ट्रेट एंड विद स्ट्रेट ऑप्शंस. मतलब कि आपसे अगर पूछा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई तो आपको एक डेट ईयर दे दिए गए हैं स्ट्रेट, 1965, 1967 एंड लाइक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड. आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली. सो जो हमने अभी टाइम डिस्कस किया कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट गिवन है, तो जहाँ पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं वहाँ पे तो मुझे लगता है कि 1 मिनट पूरा देने की भी ज़रूरत नहीं है. मिनिमम 30 सेकेंड्स आर इनफ फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. जहाँ पे सीधे सवाल पूछे गए हैं आपसे
और आपको एकदम सीधा ऑप्शन जो है, अगर आपके फैक्ट्स क्लियर हैं, आपको वो याद है, यू कैन डायरेक्टली टेक द आंसर एंड आप उसके लिए श्योर हो सकते हैं। द पेपर और क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस पेपर, अब हम देख सकते हैं छोटे से चार्ट के ऊपर कि जो मैच द कॉलम्स पूछे गए थे, मैच द कॉलम्स, वो 14% ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, 14% ऑफ क्वेश्चंस, समवेयर अराउंड 7 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चंस, वो मैच द कॉलम्स ऑन एन एवरेज। हर पेपर में 7 से 8 जो क्वेश्चंस थे वो मैच द कॉलम से रिलेटेड थे। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड व्हिच वर बेस्ड ऑन द पैसेज। ये काफ़ी नई चीज़ थी और ये ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं था, लेकिन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन वर ऑल्सो देयर इन द एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको एक पैसेज दे दिया गया है, उसके बेसिस पे आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं। एंड डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 82% वर डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वर देयर। वही जो हम अभी बात कर रहे थे कि सीधा सवाल और सीधा सा जवाब, कोई भी घुमावदार क्वेश्चन नहीं, स्ट्रेट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वर देयर 82% क्वेश्चंस। मैच द कॉलम्स, अगर हम देखें कि मैच द कॉलम्स में किस टाइप के सवाल पूछे गए थे, तो मैच द कॉलम्स के अंदर ट्रीटीज और डेट्स की, कौन सी ट्रीटी कब हुई, उनकी डेट्स क्या हैं, उससे रिलेटेड मैच द कॉलम्स थे। कंट्री और इवेंट्स की, कोई भी कंट्री है सपोज, और उसमें जो भी इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड, कि लाइक एशियन कॉन्फ्रेंस या बांडुंग ट्रीटी कहाँ पे हुआ, इस कंट्री, ये कंट्री किस ट्रीटी से रिलेटेड है, तो कंट्री एंड ट्रीटीज रिलेटेड मैच द कॉलम्स आए थे। लीडर्स एंड इंपॉर्टेंट रोल्स प्लेड बाय द लीडर्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे भी आए हैं कि आपको किसी लीडर का नाम दे दिया गया है और उस लीडर ने क्या प्रोमिनेंट रोल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लाइक जयप्रकाश नारायण जी का नाम दे दिया और उसके साथ ऑप्शंस में आपके पास आ रहा है कि जो पार्लियामेंट पे मार्च की थी वो किसने की थी, या इमरजेंसी के टाइम पे स्ट्राइक होने से पहले जो भी मेजर प्रोटेस्ट था वो कौन लीड कर रहा था, सच दैट मैच द कॉलम्स आ सकते हैं। उसके अलावा लीडर्स एंड एरिया दे बिलोंग्ड टू, कि जो लीडर हैं और वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं या किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, या उन्होंने कहाँ पे मेजरली अपना काम किया है, इस पर भी क्वेश्चंस मैच द कॉलम्स में आए। कॉन्सेप्ट एंड डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है मैच द कॉलम में, कि लाइक आपको 4 कॉन्सेप्ट एक तरफ दे दिए गए और अगले कॉलम में आपको 4 उसकी डेफिनेशंस दे दी गई, या 4 उसके डेफिनेशन या उसको डिफाइन करते हुए कुछ एक लाइन दे दी गई एंड आपको समझना है, लाइक ग्लोबलाइजेशन, द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड आइडियाज अराउंड द कंट्री, ये एक कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड एक डेफिनेशन। तो इस तरीके के मैच द कॉलम्स भी पेपर में थे। प्राइम मिनिस्टर्स एंड मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू दैट प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड बुक में हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया और उनसे मेजरली जो रिलेटेड इश्यूज हैं या उनके टाइम पीरियड में कौन सी एक्टिविटीज़ हुई, उन्होंने क्या मेजर रोल प्ले किया, या वो कौन से कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, कौन सी कॉन्फ्रेंसेस को उन्होंने बुलवाया, या दे वर द मेजर मेंबर्स ऑफ दैट कॉन्फ्रेंसेस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि नॉट प्राइम मिनिस्टर बट मेजर लीडर्स वर देयर, और उनसे रिलेटेड जो मेजर इवेंट्स थे। अगर हम सेकेंड चैप्टर की बात करें, सोवियत यूनियन के जो ऊपर पूरा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे लीडर्स के नाम दिए गए हैं और उन लीडर्स से रिलेटेड कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई छोटी सी, कि एक लीडर का नाम दे दिया और वो इस पार्टी के लीडर थे, या एक लीडर का नाम दे दिया गया और उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द मैच द कॉलम्स। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है और कुछ समझने की ज़रूरत है। इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है जब भी हम क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस वर देयर, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करा हमने कि ऑन एन एवरेज 5 पैसेजेस और 6 पैसेजेस वर गिवन, और हर पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चंस आए थे। मतलब आपको एक पैसेज दे दिया गया है और उस पैसेज पे से बेस्ड 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। सो अगर 5 पैसेजेस की बात करें तो ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चंस वर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द पैसेज। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस पैसेज में मिल जाते हैं, लेकिन मैनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि वो पैसेज बुक से ही दिया होगा और क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड होंगे, बट मे बी वो उसके आगे या पीछे के किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप NCERT की रीडिंग कर रहे हो तो इन बिटवीन द लाइन्स जाकर रीडिंग करें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें माइंड में कि कौन सा इवेंट किस सीरीज में हो रहा है। बिकॉज पैसेज बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं, बट कभी कभार आगे पीछे के कॉन्सेप्ट से भी या आगे पीछे के इवेंट से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। सो दैट होल कॉन्सेप्ट शुड बी देयर इन योर माइंड। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और ये सबसे बेसिक चीज़ है जो पूछी ही जाती है कि आपको ईयर दे दिया गया या आपको
इवेंट्स दे दिए गए और आपको कहा गया कि आप उन्हें क्रोनोलॉजिकली जमाइए, या ट्रीटीज़ के नाम दे दिए गए और आप उन्हें क्रोनोलॉजिकली जमाइए कि ये ट्रीटी कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में हुई। इसके अलावा लीडर्स के नाम दे दिए गए और पूछा गया कि कौन सा लीडर कब आया, इसको आप क्रोनोलॉजिकली जमाइए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेट्स के साथ हर एक चीज़ को याद रखें कि आप इवेंट जो हुआ है और उसकी जो डेट है वो एकदम साथ में लेकर चलें और हर इवेंट को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझें कि पहले ये वाला इवेंट हुआ, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मेजर इवेंट है वो ये हुआ, देन हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। वो एक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्रोनोलॉजी के साथ होना चाहिए, बिकॉज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेट्स पर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं वो, ऑल्दो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस और डायरेक्ट ऑप्शंस भी गिवन होंगे, बट मैनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो डेट्स माइंड में उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती, हमें एक माइनर सा डिफरेंस लगता है 65, 66 और 67, 68, बहुत माइनर डिफरेंस से एक आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्रोनोलॉजी बिल्कुल याद रखें, डेट्स के साथ इवेंट्स को याद रखें। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज की मैच द कॉलम में भी हमने बात की कि क्वेश्चंस वर देयर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, कि आपको एक टर्म दे दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। कि सपोज आपसे एक टर्म पूछा गया कि अगेन ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए जहाँ पे ये डिफाइन किया गया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है या सेफ्टी सिक्योरिटी नेट्स क्या है। उसके ऊपर एक आपको व्हाट इज सेफ्टी सिक्योरिटी नेट या सेफ्टी नेट्स जो हम बात करते हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए गए, उनको डिफाइन करते हैं, तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। सो यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें मार्क कीजिए, उन्हें एक जगह पे लिख के रखिए, बुक में ही लिख लीजिए, लेकिन टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर रखिए, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो दे आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, कहीं बाहर से नहीं आ रही हैं टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी। बट स्टिल मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम एक आध टर्म छोड़ देते हैं एंड वही टर्म हमसे पूछ ली जाएगी अगर पेपर में, तो दैट विल मेक अ डिफरेंस। एक क्वेश्चन पेपर, हम एक क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं साथ में। वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स कौशल सिंह, शी इज़ फ्रॉम एडुपार एकेडमी ओनली, लास्ट बैच में उन्होंने फर्स्ट एग्जाम दिया, तो उनका एक पेपर देख के हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेपर का पैटर्न किस तरीके का था। तो हम अगर कुछ क्वेश्चंस देखें कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जस्ट अभी हमने बात की थी कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस वर आस्क्ड कि आपको इवेंट्स दे दी गई लाइक फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, बर्थ ऑफ CIS, गॉर्बाचेव, ग्रुप बाय द कूप बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, हार्डलाइनर्स। अब ये सारे इवेंट्स आपको डेट के साथ याद होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये इवेंट पहले हुआ, ये इवेंट बाद में हुआ है। सो दिस इज हाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी, एंड शी डिडंट अटेम्प्टेड इट बिकॉज क्रोनोलॉजी के साथ वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस किया ही नहीं, उन्होंने याद ही नहीं किया। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी किसी इवेंट को पढ़ रहे हैं, जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी माइंड में लेकर चलिए कि हम इस टाइम फ्रेम में इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर की बात करें कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो वो टाइम फ्रेम क्या है उस पूरे चैप्टर का, कि हम 1947 से लेकर 1956 तक की बात कर रहे हैं, लाइक इंडिपेंडेंस के बाद से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन तक वो चैप्टर चलता है। तो 1947 से 1956 तक के जितने भी इवेंट्स हैं वो उस चैप्टर में गिवन है। सो दैट क्रोनोलॉजी शुड बी देयर इन योर माइंड। एक टाइम फ्रेम अपने माइंड में क्लियर रखिए जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द स्टेट्स फॉर्म्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR आर कॉल्ड, स्ट्रेट क्वेश्चन। Who was the Soviet leader during Cuban Missile Crisis? Again, एकदम straight question, simple straight questions were asked. H.W. Bush was the leader of which party in the United States of America? Same, again very straight question. Identify the country which does not belong to South Asia. बहुत easy और बहुत straight questions है। दिस इंडस वाटर ट्रीटी, जो हम ट्रीटीज और उनकी बात कर रहे थे कि जो डिस्प्यूट है किसके द्वारा मीडिएट किया गया, ऑल्दो अगर सिर्फ कंट्रीज पूछ लेते कि किन कंट्रीज के बीच में हुआ है तो वो सबको याद है, बट बाय विच कंट्री इट वाज मीडिएटेड, बिट ट्रिकी, straight from the NCERT only but bit tricky. They asked who mediated it. So this is how, this is where you need to clear all the concepts. This match the column. कंट्री पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की एक कंट्री और वहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, जो पॉलिटिकल इवेंट्स रिलेटेड टू देम, इट इज आस्क्ड। अगेन सेकंड मैच द कॉलम, एग्रीमेंट, ट्रीटी एंड द ईयर इन विच इट वाज साइंड। हम ये पूरा एक टेबल डिस्कस कर चुके हैं मैच द कॉलम के ऊपर कि किस तरीके से मैच द कॉलम्स पूछे गए। तो अगेन एक ट्रीटी का नाम दे दिया गया है और किस ईयर में वो साइन किया गया है।
Now there are direct questions. The United Nations organization was set up through the signing of the United Nations Charter by how many states? Simple and straight question but factual one, जो आपको in between the lines जाके ही याद रहेगा. यहाँ पे थोड़ा सा ये एक ट्रिकी क्वेश्चन जो हमने बात की थी कि ABCD ओनली, BCDE ओनली, या फिर कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे लाइक मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है. फुल फॉर्म ऑफ नाटो, वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन. अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पैसेज बेस्ड है. ये अगेन एक मैच द कॉलम की रीजनल लीडर्स एंड द स्टेट्स दे बिलोंग टू, उस तरीके का एक सवाल जो हम मैच द कॉलम में पूरा डिस्कस कर चुके हैं. फिनोमेना और कॉन्सेप्ट एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, कि कोई फिनोमेना दे दिया गया लाइक वर्ल्ड सोशल फोरम, सोशल सेफ्टी नेट्स, मैकडोनलाइजेशन, ये क्या फिनोमेना है, और उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया. आपको मैच द कॉलम करना है. एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं. This is the passage. Students' protest in Gujarat and Bihar, both of which were Congress-ruled states, had far-reaching impact on the politics of the two states and national politics. This passage is straight from that emergency वाला chapter, book 1, जहाँ पे हमने emergency की बात की. JP नारायण जी ने जो protest movement lead किया था और उसके बाद जो emergency लागू हुई, वहाँ से ये protest है. And उसके बाद ये जो 5 questions हैं, 1, 2, 3, 4 and 5th, these 5 questions are coming straight from the passage only. As I told you कि passage के बाद straight questions जो हैं वो 5 questions जो हैं पूछे जा रहे हैं based on that passage. उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं they are coming straight. Fidel Castro was the leader of which country? What is the backdrop of the above passage? जो ये above passage again कि backdrop पूछ लिया गया, जैसा मैंने आपको बताया था इस वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, कि आपसे बैकड्रॉप भी पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर पैसेज का. कि सपोज एक पैसेज आपको गिवन है और उस पैसेज का बैकड्रॉप क्या है, आखिर किस विषय में यहाँ पे बात हो रही है, या इसके पहले क्या कॉन्टेक्स्ट था. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम माइंड में अपना कॉन्सेप्ट क्लियरेंस लेके चलें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस डिटेल्ड एंड क्विक रिव्यू ऑफ द क्वेश्चन पेपर, अ वेरी सिंपल रिव्यू, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिटेलिंग में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए, या छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं, विच वी ऑल डिस्कस इन दिस वीडियो. एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आर पेड कोर्सेज, जहाँ पे आप डेली लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं. वी हैव द टॉप फैकल्टीज विद अस, faculties including an IITN, IIM selected students, DU alumni faculty. I'm myself from DU only. I did history honors from DU. Recorded lectures are there in the app. हमारे पास हमारा Google Play Store पे एक ऐप है जहाँ पे आप जाकर सारे recorded lectures को access कर सकते हैं, किसी भी टाइम, कितने भी टाइम, कैसे भी देख सकते हैं. Multiple times you can watch it. For the practice purpose, we have 4,500 plus MCQs where you can come and give mock test, check your preparation and just prepare yourself with the questions so that you get easier with the questions. You can manage the times, you can understand the pattern of the questions and everything. And the price is very affordable where you need not to pay much for the courses. This is all in for this video. Stay tuned. We'll be coming up with many other videos and detailed videos. So stay tuned. Keep looking at us. Thank you very much. Take care. Bye bye.